हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ज्योमेट्री का वीडियो लेक्चर बना रहा हूं, जिसमें सबसे पहला थ्योरम का नाम थेल्स थ्योरम है। इसके बारे में भली भांति जानने का प्रयास करो। चूंकि एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से थेल्स थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे सारा थ्योरम और थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन जिसको डिडक्शन कहते हैं, उसका वीडियो लेक्चर बनाकर मैं आपको दे रहा हूं। कारण कि ऑनलाइन क्लास का जितना भी लिंक है, चाहे जूम ऐप ही क्यों ना हो, नेटवर्क प्रॉब्लम होने के वजह से उसमें काफी परेशानी होती है। कारण कि 2-3 दिन क्लास लेकर के मैंने देखा, एक तो बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाते, क्लास का स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ के हिसाब से प्रेजेंट होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में काफी अंतर दिखता है। मुश्किल से 8-10 स्टूडेंट ही कनेक्ट हो पाते हैं। तो कभी उनका नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, तो कभी जूम ऐप से क्लास लेने वाले के नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है। अब चूंकि वीडियो लेक्चर ही एक माध्यम हमारे समझ से बन पा रहा है, इसलिए देखोगे, ध्यान से देखोगे आप। सबसे पहले मैं आपको थेल्स थ्योरम के बारे में बता दूं। थेल्स थ्योरम का कंटेंट पहले समझ लो आप। इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल का नाम एबीसी है। शायद आपको पता है कि ट्रायंगल के 3 साइड हैं। इस फिगर में ट्रायंगल का पहला साइड एबी, दूसरा बीसी, तीसरा एसी है। ट्रायंगल के 3 साइड हैं। थेल्स थ्योरम का कंटेंट कहता है कि एक ट्रायंगल में किसी 2 साइड के एक ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल यदि आप लाइन खींचते हो, एक ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल यदि आप लाइन खींचते हो और वह पैरेलल लाइन ट्रायंगल के बाकी 2 साइड को जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के द्वारा वो दोनों साइड्स इक्वल रेशियो में बट गए होते हैं। यही साबित करना है थेल्स थ्योरम में। पता है थेल्स थ्योरम में क्या साबित करना है? एक ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल यदि आप लाइन खींचते हो और वह पैरेलल लाइंस बाकी 2 साइड को जिन 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के द्वारा वो दोनों साइड में तैयार होने वाला रेशियो इक्वल होता है, सेम होता है। अब जरा देखो, ट्रायंगल एबीसी है, एक साइड बीसी है। बीसी के पैरेलल मैंने एक लाइन खींचा, जिस लाइन का नाम एल है।
एल लाइन के द्वारा AB और AC नाम का दोनों साइड P और Q पर इंटरसेक्ट हो गए। अब यह इंटरसेक्टिंग पॉइंट P और इंटरसेक्टिंग पॉइंट Q AB और AC को जो रेशियो में डिवाइड किया उसका पहला रेशियो AP और PB है, जबकि दूसरा रेशियो AQ और QC है। थेल्स थ्योरम में AP रेशियो PD इक्वल टू AQ रेशियो QC साबित करना है। यही तो थेल्स थ्योरम का कंटेंट है। थेल्स थ्योरम का कंटेंट तुमने सीख लिया होगा। अब जरा देखो, कोई भी थ्योरम को सत्यापित करते समय आपको 4 स्टेप को फॉलो करना होता है, जिसमें पहला स्टेप गिवन का स्टेप है, दूसरा स्टेप टू प्रूव दैट का है, तीसरा स्टेप कंस्ट्रक्शन और चौथा स्टेप प्रूफ, जिसको प्रमाण बोलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप में मैं बता दूं, सबसे पहला स्टेप गिवन, और गिवन की शुरुआत लेट मीन्स मान लिया कि यहीं से करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि थ्योरम के कंटेंट में ट्रायंगल की बात तो होती है, क्या सत्यापित करना है इसका भी लैंग्वेज उपलब्ध रहता है, लेकिन उस ट्रायंगल का नाम नहीं होता। अब जब ट्रायंगल आप बनाओगे, ट्रायंगल का नामकरण करोगे, तो वह नाम तो तुम्हें अपने से देना होगा। तो अपने से दोगे मीन्स वो ट्रायंगल का नाम तुम मान रहे हो, इसलिए हम लोग लेट का यूज करते हैं। लेट मीन्स माना कि, तो लेट ABC इज ए ट्रायंगल इन व्हिच a line parallel to BC AB and AC intersected by L at the point P and Q respectively। यही है ना, बोलो। ABC is a triangle, a line L parallel to BC, side AB and AC intersected by L at the point P and Q। जो फिगर मैंने बनाया उस फिगर की तमाम बातें मैंने यहां लिख दिया। इसके बाद सेकेंड स्टेप को आप देख रहे हो। सेकेंड स्टेप टू प्रूव दैट, और टू प्रूव दैट वाला स्टेप में यानी जो साबित करना है उसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में, सांकेतिक भाषा में इसी पॉइंट में लिखते हैं जो टू प्रूव दैट का पॉइंट होता है। तो थेल्स थ्योरम में सत्यापित तो यही करना है ना कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट के द्वारा
ये दोनों साइड का सेंस आप समझ रहे होंगे, ए बी और ए सी। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी के द्वारा ए बी के का तैयार रेशियो ए पी और बी बी है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्यू के द्वारा ए सी का तैयार रेशियो ए क्यू और क्यू सी है। दोनों रेशियो सेम होंगे ऐसा साबित करना है थेस थ्योरम में। तो टू प्रूव दैट में क्या लिखोगे आप? एपी अपॉन पीबी इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी लिखोगे। जब टू प्रूव दैट आप लिख लोगे, इसके बाद आपको लिखना होगा तीसरा स्टेप, जिस स्टेप का नाम है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मीन्स बनावट, बनावट मीन्स रचना। और कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू एसी, ड्रॉ क्यूएन परपेंडिकुलर टू एबी, ज्वाइन P2C एंड Q2B। यही बात आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में लिखोगे ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू AC, QN परपेंडिकुलर टू AB, इसके बाद ज्वाइन P2C एंड Q2B। क्या केवल कंस्ट्रक्शन में लिख देने से होगा? नहीं ना। जो फिगर दिए हुआ उस फिगर में कंस्ट्रक्शन में लिखी गई बात को ड्रॉ करना होगा फिजिकली। अब बताओ, पीएम परपेंडिकुलर टू एसी हो गया ना, फोटो देख रहे हो? पीएम परपेंडिकुलर टू एसी, क्यूएन परपेंडिकुलर टू एबी, क्यूएन परपेंडिकुलर टू एबी, ज्वाइन P2C एंड Q2B। वाकई P2C, P और C को जोड़ दिया मैंने, ज्वाइन में जोड़ दिया, ज्वाइन Q2B, Q से B को भी जोड़ दिया। तो ये रह गई बात कंस्ट्रक्शन की। तो गिवन टू प्रूव दैट कंस्ट्रक्शन और थेस थ्योरम के कंटेंट के हिसाब से लिया गया ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में एल पैरेलल टू बीसी, AB and AC intersected by L at the point P and Q. To prove that AP upon PB equal to AQ upon QC, construction, draw PM perpendicular to AC, draw QM perpendicular to AB, join P2C and Q2B। तो बताओ स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझने में कहीं परेशानी तो नहीं हुई होगी? एक बात मैं बता देता हूं, मैथमेटिक्स यदि जब भी पढ़ना हो तो कंसंट्रेशन का ध्यान रखना होगा। तमाम स्टूडेंट को पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे चाव से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और यह भी सोचना पड़ेगा
कि थेल्स थ्योरम सत्यापन में सर ने जो फिगर बना करके हम लोगों के सामने रखा था, उस फिगर का क्या नाम दिया था? साथ ही साथ वो जो लाइन खींचे गए थे वो किस साइड के पैरेलल खींचे गए थे? उस लाइन का नाम सर ने क्या दिया था? जो कंस्ट्रक्शन लिए थे वो कंस्ट्रक्शन किस रूप में लिए गए थे? पैरेलल लाइन के द्वारा ट्रायंगल का दो साइड जो इंटरसेक्ट हुआ था वो किन दो पॉइंटों पर हुआ था और उन पॉइंटों का नाम क्या था? ये सारी बातें फिगर सहित आपको ध्यान में रखना है। अब जरा देखो, ध्यान से देखोगे आप, समझने का प्रयास कर। अब हम प्रूफ, जो थ्योरम सत्यापन का चौथा स्टेप है, उसके बारे में बता देता हूं। प्रूफ में चूंकि दो दो केस बनेंगे, दो दो केसेस तैयार होंगे, दोनों केसेस को कंपेयर करेंगे और जब दोनों केसेस को कंपेयर करेंगे, यही थेल्स थ्योरम के सत्यापन तक पहुंचने का रास्ता है। तो पहला केस डेवलप करने के लिए जिन दो ट्रायंगल का हम यूज करने वाले हैं, उस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल का नाम है APQ। इस ट्रायंगल में PM परपेंडिकुलर टू AQ है। अब बताओ, जब PM परपेंडिकुलर टू AQ है तो इस ट्रायंगल का एरिया तो निकाल ही सकते हो, 1/2 गुने बेस गुने कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। अब बताओ, एल्टीट्यूड यदि PM है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बेस AQ हुआ ना। यदि बेस AQ है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड PM हुआ ना। और इस ट्रायंगल का एरिया जब निकालोगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ जब लिखोगे, तो 1/2 इंटू AQ इंटू PM लिखना होगा। क्यों लिखना होगा पता है? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। इसके बाद इस ट्रायंगल को देखो जरा, इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से। इस ट्रायंगल का नाम है PQC। PQC ट्रायंगल में भी PM परपेंडिकुलर की भूमिका में है, यानी PM परपेंडिकुलर CQ तो नहीं है, लेकिन प्रोड्यूस्ड CQ अवश्य ही है। यानी PM परपेंडिकुलर प्रोड्यूस्ड CQ, यानी CQ क्या बढ़ाया हुआ हिस्सा पर PM परपेंडिकुलर है। ऐसे हालात में यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC नॉट PMC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC निकालने के लिए कहूं तो PQC का बेस QC है, लेकिन एल्टीट्यूड PM ही है। इस फिगर को देखो, पहले बात समझ में आ जाएगी। ये जो PM है, पता है यह AC का एल्टीट्यूड है, यह PM AM का भी एल्टीट्यूड है, यह PM MQ का भी एल्टीट्यूड है, यह PM MC का भी एल्टीट्यूड है, और यह PM
क्यूसी का भी एल्टीट्यूड है, उसमें मैंने नाम लिया एम का, नाम लिया एम क्यू का, नाम लिया एमसी का, नाम लिया क्यूसी का, क्योंकि एम, एम क्यू, एमसी, क्यूसी ये चारों साइड एसी के ही तो पार्ट्स हैं। तो जब चारों में एम, एम क्यू, एमसी, क्यूसी ये चारों एसी के ही तो पार्ट्स हैं। और जब आपने कंस्ट्रक्शन में पीएम परपेंडिकुलर टू एसी लिखा और एम, एम क्यू, एमसी और क्यूसी इज ए पार्ट्स ऑफ एसी यदि है तो बताओ पीएम परपेंडिकुलर टू एम हुआ कि नहीं, पीएम परपेंडिकुलर टू क्यू एम क्यू हुआ कि नहीं, पीएम परपेंडिकुलर टू एमसी हुआ कि नहीं, और पीएम परपेंडिकुलर टू क्यूसी हुआ कि नहीं। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालते समय जिसको मैं कलर कर रहा हूं, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते समय आप बेस के रूप में किसका यूज करोगे, क्योंकि पीएम परपेंडिकुलर टू क्यूसी हुआ कि नहीं ऐसा बोला था ना मैंने। तो यहां इस ट्रायंगल का एरिया निकालते समय 1/2 गुने बेस के रूप में क्यूसी गुने एल्टीट्यूड के रूप में पीएम का यूज होगा। तो 1/2 गुने क्यूसी गुने पीएम से इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, 1/2 गुने एक्यू गुने पीएम से इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। और दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल करके ये दोनों ट्रायंगल के एरिया को एक दूसरे से डिवाइड करोगे तो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकलकर केसेज के रूप में सामने आएगा, जिस केस का नाम दे दोगे केस नंबर फर्स्ट। तो इन दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो से निकलने वाला जो वैल्यू होगा उसको तुम केस नंबर फर्स्ट का नाम दे दोगे। तो देखो यहां प्रूफ में क्या लिखोगे, केस नंबर फर्स्ट में लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू इज इक्वल टू 1/2 गुने एक्यू गुने पीएम, और इस ट्रायंगल का एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी इज इक्वल टू 1/2 गुने क्यूसी गुने पीएम। मैंने बोला कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल करके इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालो। रेशियो निकालने का मतलब है कि एक दूसरे को डिवाइड कर दोगे। जब डिवाइड करोगे तो 1/2 और 1/2 कटेगा, पीएम और पीएम दोनों में है इसलिए कटेगा, और एक फाइनलाइज रिजल्ट क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC is equal to AQ upon QC। मैंने बोला था ना कि इस केस का नाम केस नंबर फर्स्ट दे दोगे। बताओ इस केस का नाम केस नंबर फर्स्ट दे दिया गया ना। इसी तरीके से मींस सिमिलरली, इसी तरीके से केस नंबर सेकंड को भी लाने की बात किया था मैंने। और केस नंबर सेकंड लाने के लिए जिस ट्रायंगल में तुम चलोगे उस ट्रायंगल का क्या नाम होगा फोटो सहित मैं बता रहा हूं। देखो इस ट्रायंगल का नाम है एपीक्यू और इसमें क्यूएन परपेंडिकुलर टू एपी है ना। और एक दूसरा ट्रायंगल मैं बनाने वाला हूं
जिसका नाम होगा क्यूपीबी। क्यूपीबी ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल का नाम होगा, दूसरा ट्रायंगल का क्या नाम होगा? दूसरा ट्रायंगल का नाम होगा क्यूपीबी। और क्यूपीबी ट्रायंगल में भी क्यूएन परपेंडिकुलर टू प्रोड्यूस्ड बीपी है। क्यूएन परपेंडिकुलर टू प्रोड्यूस्ड बीपी है। अब बताओ ना, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? वही कंडीशन इसमें भी है ना। जिस कंडीशन का यूज करके आपने केस नंबर फर्स्ट लाया, सेम कंडीशन का यूज करके आप केस नंबर सेकंड ला लोगे। केस नंबर सेकंड में एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूपीबी का रेशियो वैल्यू लाना होगा। तो बताओ बेटा, केस नंबर सेकंड लाने के लिए क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू क्या लिखोगे? 1/2। बताओ एपीक्यू का इस फिगर में बेस कौन हुआ? एपी गुने एल्टीट्यूड कौन हुआ? क्यूएन। तो एपी गुने क्यूएन। अब बताओ इस ट्रायंगल का एरिया जो कलर्ड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूपीबी इक्वल टू 1/2 गुने, बताओ क्यूपीबी का बेस कौन हुआ? एनबी नहीं ना, एनबी तो बेस है क्यूएनबी का ना। क्यूपीबी का बेस पीबी है, तो पीबी गुने एल्टीट्यूड कौन हुआ? क्यूएन। क्योंकि क्यूएन यहां जो है एल्टीट्यूड एबी का ही नहीं है। एबी चूंकि 4 हिस्सों में बटा हुआ है, एन, एनपी, एनबी, पीबी, ये 4 हिस्सा में बटा हुआ है यार। एक तो पूरा एबी हुआ, एक एन हुआ, एक एनपी हुआ, एक एनबी हुआ और एक पीबी हुआ। ये सभी का एल्टीट्यूड क्यूएन है। तो बताओ इस ट्रायंगल में पीबी का भी एल्टीट्यूड क्यूएन ही हुआ ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, 1/2 गुने बेस गुने कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो इस तरीके से इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो वैल्यू लाना है। तो रेशियो लाने के लिए दोनों रिजल्ट को डिवाइड करोगे आप। डिवाइड कर दिया ना, 1/2 से 1/2 डिवाइड हो गए, क्यूएन से क्यूएन हो गए। बताओ इसका फाइनलाइज रिजल्ट क्या आया? बोलो। फाइनलाइज रिजल्ट आया एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूपीबी इक्वल टू एपी अपॉन पीबी। इस केस का नाम दे दो केस नंबर सेकेंड। तो केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकेंड तक दोनों आप भली भांति समझ गए हो। इसके बाद देखो, मैं एक 9th क्लास का बात संस्मरण में देना चाहता हूं। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि 2 ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल जिसका नाम क्यूपीबी है और एक ट्रायंगल जिसका नाम पीक्यूसी है। ये दोनों ट्रायंगल स्टैंडिंग ऑन सेम बेस। एक ट्रायंगल जिसका नाम क्यूपीबी है, क्या नाम है? क्यूपीबी। और एक ट्रायंगल जिसका नाम पीक्यूसी है। ये दोनों का बेस सेम है।
ये दोनों PQ बेस पर ही खड़े हैं, तो टू ट्रायंगल्स स्टैंडिंग ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स, क्योंकि गिवन में ही तुमने लिखा था L पैरेलल टू BC लिखा था ना, तो जब L पैरेलल टू BC है तो PQ पैरेलल टू BC क्यों नहीं है? क्योंकि P एंड Q लाइज ऑन L तो है, P एंड Q लाइज ऑन L ही है ना। तो जब L पैरेलल टू BC आपने गिवन में दिया था, इसका मतलब PQ पैरेलल टू BC होगा। तो बताओ टू ट्रायंगल्स कौन कौन, QPB एंड PQC स्टैंडिंग ऑन सेम बेस between same parallels, then it has equal area। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। यह बात 9th क्लास में ही पढ़ना था। टू ट्रायंगल्स स्टैंडिंग ऑन सेम बेस between same parallels, then it has equal area। अब बताओ यहां से तुम क्या लिखोगे? यहां से तुम इन दोनों के बारे में, इन दोनों के विषय में जो जानते हो वो लिखो। क्या लिखोगे? चूंकि ट्रायंगल PQC एंड ट्रायंगल QPB स्टैंडिंग ऑन सेम बेस between same parallels, same base between same parallels, same base between same parallels। अगर ऐसा है then its has equal area, then its has equal area। बताओ ये जो बातें हैं ये तुम 9th क्लास में ही पढ़े थे ना। टू ट्रायंगल्स स्टैंडिंग ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स, then its has equal area। 9th क्लास में एरिया का दो चैप्टर था, एक ज्योमेट्री में था तो एक मेंसुरेशन में। ज्योमेट्री में ये पढ़ना था ना। अब बताओ इसका मतलब कि ट्रायंगल PQC और ट्रायंगल QPB का एरिया सेम होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल स्टैंडिंग ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स है। अब जरा समझो, ध्यान से देखोगे यार। अब इतना जब लिख लिए, जब इतना बात आपने लिखा तो इसका रिजल्ट भी लिखोगे ना। तो इसका रिजल्ट क्या हो? Therefore area of triangle PQC equal to area of triangle QPB। दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम हुआ। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC C है या इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB। दोनों का एरिया सेम हुआ। सेम क्यों हुआ? यहां लिखा हुआ है। यहां क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 9th क्लास में बात को हम लोग पढ़ चुके हैं। जब दोनों का एरिया सेम हो गया, इसके बाद क्या करोगे? बोथ sides are multiplied by area of triangle APQ। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ से दोनों तरफ गुना कर दोगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ से दोनों तरफ गुना कर दोगे तो क्या मिलेगा? देखो, अगर गुना कर दोगे तो implies that
एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC गुने एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB गुने एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ से ऊपर आने वाले जो केसेज हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई कर दिए तो ट्रांसपोजिशन प्रोसेस से दोनों तरफ APQ छोड़ करके जो बचा हुआ है ट्रांसपोजिशन प्रोसेस का यूज करके उसका साइड चेंज कर लो। तो बताओ कि APQ यदि छोड़ोगे लेफ्ट साइड में तो इसके अलावा जो ई वाला है यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC को आप राइट में भेजोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ को राइट में छोड़ दोगे और इसके अलावा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB उसको लेफ्ट में भेजोगे। तो बताओ यह तो रे लेफ्ट में रहेगा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ रहेगा। राइट से कौन आने वाला है, राइट से कौन आने वाला है, तो मल्टीप्लाई में के रूप में है और राइट में आएगा तो डिवाइड के रूप में होगा। तो राइट में कौन आने वाला है, मैंने बोला था ना कि APQ को छोड़ करके जो है उसको राइट में उसका ट्रांसफर कर लो आप। तो इधर आने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB। अब बताओ राइट में रहने वाला कौन है, रहने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ। और बताओ लेफ्ट से राइट में कौन जाने वाला है, लेफ्ट से राइट में जाने वाला अंडरलाइन किया हुआ है, देख रहे हो, लेफ्ट से राइट में जाने वाला अंडरलाइन किया हुआ है, कौन है, तो वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC है। इस केस का नाम दे दो केस नंबर 3 और केस नंबर 3 में केस नंबर 1 केस नंबर 2 का वैल्यू डाल दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB का रिजल्ट केस नंबर 2 में है एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB का रिजल्ट 2 में है। क्या रिजल्ट AP अपॉन PB है ना, तो केस नंबर 3 में 2 और 1 का वैल्यू पुट करना है। तो यहां लिख लोगे आप, यहां लिख लोगे पुट द वैल्यू ऑफ 2nd एंड 1st या पुट द वैल्यू ऑफ 1st एंड 2nd इन 3rd, पुट द वैल्यू ऑफ 1st एंड 2nd इन 3rd। 1st और 2nd का वैल्यू 3rd में डाल दो। तो बताओ 2nd का वैल्यू में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QPB इक्वल टू AP अपॉन PB था ना। तो बताओ इसके बदले में क्या डालोगे, AP अपॉन PB। बताओ यह कहां से डाला मैंने, केस नंबर 2 से, इक्वल टू केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल टू 1st में क्या था, AQ अपॉन QC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल टू AQ अपॉन QC था, यही 1st का रिजल्ट था ना। तो 1st का रिजल्ट राइट साइड में डाला गया, केस नंबर 3 के राइट साइड में 1st का रिजल्ट डाला गया और केस 3 का लेफ्ट में केस 2nd का रिजल्ट डाला गया। केस 2nd में इतना बराबर इतना ही तो था, केस 1st में इतना बराबर इतना ही तो था। तो बताओ AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC साबित हो गया ना। यही साबित करना था थेल्स थ्योरम में।
हेल्स थ्योरम में साबित करना था AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, क्योंकि AB एंड AC इंटरसेक्टेड बाय L एट द पॉइंट P एंड Q। यही था ना, क्योंकि L पैरेलल टू BC आपने ड्रॉ किया था। AB एंड AC इंटरसेक्टेड बाय L एट द पॉइंट P एंड Q to prove that AP upon PB equal to AQ upon QC। यही था ना थेल्स थ्योरम में। तो बताओ थेल्स थ्योरम का रिजल्ट केस थर्ड में फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट डालने से आ गया ना। इस रिजल्ट को आप एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में पैक करके प्रूव्ड लिख दोगे। इस तरीके से हेल्स थ्योरम का सत्यापन हो गया। बताओ इस काम को अब खूबी कर लोगे, कभी भूलोगे नहीं ना। मुझे भरोसा है, विश्वास है, तुम इसको नहीं भूलोगे। दोबारा इसका रिवीजन नहीं होने वाला है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन में यह थ्योरम रहेगा और तुम जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हो उसमें संभवतः रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसके ठीक पिछले साल जो एग्जाम हुआ ना उसमें पाइथागोरस थ्योरम दिया था और ये 4-5 थ्योरम में से अल्टरनेट कर करके एक थ्योरम को दे देता है, एक थ्योरम दे देता है, उसके और में भी उसका और करके एक और थ्योरम दे देता है। तो ये सभी थ्योरम्स यदि आपका कंप्लीट रहेंगे तो डिडक्शन बनेगा, अगर कंप्लीट रहेंगे तो डायरेक्ट थ्योरम भी क्वेश्चन में आता है, उसको भी बना लोगे। और ज्योमेट्री में ही मार्क्स डिडक्ट होने का भय होता है और यह भय से मुक्ति तभी मिलेगी जब ज्योमेट्री को अच्छे से पढ़ लोगे। बताओ पढ़ लोगे ना। इस तरह से इसका होमवर्क आज पूरा कर लेना। इसका बेस्ट क्वेश्चन आज हम सेट करेंगे, उसको बना भी लेना।